गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ संपन्न। बेस्ट प्रैक्टिस को देश भर के स्थानीय निकायों में लागू करने पर बनी सहमति। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिक अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए होंगे पात्र। पीएम मोदी ने की घोषणा। कहा, पूर्वज केवल प्रवासी नहीं बल्कि एक शाश्वत सभ्यता के थे संदेशवाहक। दिल्ली की तरह फरीदाबाद में भी 1 नवंबर से बैन होंगे 10 व 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। आरटीओ ने चिन्हित किए 5 लाख वाहन। और कुरुक्षेत्र के लाडवा फल केंद्र पर आज से शुरू हुआ 7वां फल उत्सव को आम सहित अन्य फलों पर किया गया केंद्रित। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन आज देश भर के विकास में अग्रणीय स्थानीय निकायों ने अपने विकास के मॉडल प्रस्तुत किए। 5 सत्रों में आयोजित इस चर्चा में 2047 में विकसित भारत बनाने में शहरी निकायों की भूमिका बढ़ाने और उनके योगदान को लेकर संकल्प लिया गया। सत्र में लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ के रूप में शहरी संस्थाओं के योगदान पर विस्तार से अनुभव साझा किए गए। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में बेस्ट प्रैक्टिस की चर्चाओं को लेकर देश भर के निकायों में लागू करने पर सहमति बनी। इन सत्रों में लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ के रूप में शहरी संस्थाओं के योगदान पर विस्तार से अनुभव साझा किए गए। समापन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षित करते हुए शहरों को आगे बढ़ाना होगा। प्रगतिशील कार्य करते हुए हम यह ध्यान रखें कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। हमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते हुए ई मोबिलिटी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरों को और बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर के बेहतरीन शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकारें नगर निकायों को भी अपनी स्पीड बनानी होगी। कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और समय व साधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि 1970 में 20% शहरीकरण था, लेकिन आज 36% शहरीकरण हो चुका है, जो 2047 तक 50% हो जाएगा। पैसे का सैंक्शन होगा और वो सब जो है शहरों को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम वो नीचे होता है। और नीचे काम करने के लिए हमारा ये जो इतना बड़ा ग्रुप है, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, इनकी जो क्षमता है उसका निर्माण नहीं होगा। हमारे पास क्षमता बहुत होती है, लेकिन उस कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, उस क्षमता का एक प्रकार से पुनर्निर्माण करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की जो बात कर रहा था, उसके अंदर सबसे पहला विषय है कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण के नाते पर्यावरण को कैसे हम बचा करके रखें और कैसे प्रदूषण मुक्त हम हो सके। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने जनप्रतिनिधियों से नगरों को स्मार्ट ही नहीं बल्कि समर्थ, समावेशी और सतत बनाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक धरातलीय सच्चाई बननी चाहिए। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में पारदर्शिता, ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी के कई सफल उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस से भरा बताया। उन्होंने आज सुबह त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पूर्वज केवल प्रवासी नहीं थे बल्कि एक शाश्वत सभ्यता के संदेशवाहक थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिक अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए पात्र होंगे, जिससे वे बिना किसी प्रतिबंध के भारत में रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। उन्होंने भारतीय समुदाय को अपनी पैतृक भूमि का दौरा करने और भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सांस्कृतिक योगदान की प्रशंसा की और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिकृति और सरयू नदी का पवित्र जल अपने साथ लाना सम्मान की बात है। इन भुवनेश्वर
Her Excellency President Christine Carla Kangaluji was our chief guest. A few years ago, Prime Minister Kamala Prasad Bisesarji had also honored us with her presence. At the Pravasi Bharati Divas, I announced several initiatives to honor and connect with the Girmitiya community across the world. We are mapping the past and bringing people closer for the bright future. प्रधानमंत्री कल रात अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। हवाई अड्डे पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो की यह उनकी पहली यात्रा है और सन 1999 के बाद से प्रधानमंत्री सत्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में हिस्सा लिया। इस भोज में बने स्वादिष्ट व्यंजनों को बड़े हरे सोहारी के पत्तों पर परोसा गया, जो इंडो कैरेबियन संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। राज्य की जनसंख्या की अगली जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को निर्धारित की गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा को जनगणना 2027 से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। वे राज्य सरकार, जनगणना विभाग और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करेंगी। भिवानी में 13 जुलाई को दक्ष प्रजापति जयंती का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के लिए अलग अलग जिलों से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कल नारनौल पहुंचकर प्रजापति समाज के सम्मेलन का निमंत्रण दिया। यहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उन्होंने प्रजापति समाज के लोगों से मुलाकात की और उन्हें सम्मेलन के लिए भी बुलाया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समाज के महापुरुषों की जयंती मना रही है और यह इसी का एक हिस्सा है। विभाग के कामकाज पर चर्चा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विभाग के तहत होने वाले कार्यों में अनियमितताएं सहन नहीं की जाएंगी और न ही क्वालिटी के साथ कोई समझौता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों ने काम में कोताही बरती है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। साथ ही एजेंसियों के खिलाफ भी कार्यवाही हुई है। कई अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। उन्होंने आगे बोला कि विभाग ने फैसला लिया है कि राज्य में जो भी 12 फुट की सड़कें हैं उनको अगले साल के अंत तक 18 फुट तक चौड़ा किया जाएगा। कोई भी लिंक रोड 12 फुट का नहीं बनेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग है, मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही सबसे पहले कहा कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्वालिटी का काम प्रदेश के लोगों को देने का काम हम करेंगे। और जो एक पिक्चर लोगों के मन में बनी हुई थी कि डिपार्टमेंट रोड बनती है टूट जाती है, मैंने कहा इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो इसमें कोताही बरतेगा, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, चाहे काम करने वाली एजेंसीज है, उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं। हमने एजेंसीज जिन्होंने ठीक काम नहीं किया उनको टर्मिनेट करने का काम किया है, उनको हमने ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है। और जो अधिकारियों के खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। और हमने निर्णय लिया है कि जितनी भी हमारी लिंक रोड है जो 12 फुट की है, उनको हम अगले साल के अंत तक सबको 18 फुट की करने का काम हम करेंगे। कोई भी रोड हमारी लिंक रोड जो 12 फुट की नहीं रहेगी, सारी हम 12 फुट की बजाय 18 फुट की करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता के दिए गए विवादित बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो महानुभाव इस प्रकार के बयान देते हैं वो अल्पज्ञानी है, इन्हें भाजपा का चरित्र नहीं पता है। समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने बयान में कहा कि भाजपा और आतंकवादी धर्म पूछ कर मारते हैं, जिस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। पहले देश में भाजपा का कैरेक्टर देखें फिर ऐसी बात करें।
कास्ट कभी भी देश में धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। अब ये जो महानुभाव हैं, ये जो इस प्रकार के बयान देते हैं, ये अल्प अज्ञानी हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर नहीं पता। पहले सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर जान लें, फिर ऐसी बात करनी चाहिए। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी की जीएसटी को आर्थिक अन्याय का हथियार बताने पर उन्होंने कहा कि किसी से जबरदस्ती की हो तो वे बताएं। उन्होंने कहा कि जब से जीएसटी लगी है 3 लाख करोड़ रुपए राजस्व आता है। जीएसटी का बढ़ना ये दर्शाता है कि लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है और खरीदने की क्षमता भी बढ़ रही है। वसूला जा रहा है, राहुल गांधी जी बताएं। और जब से जीएसटी लगा है इस बार तो मेरा ख्याल है कई लाख करोड़ रुपए का जीएसटी आया है और हर बार ये बढ़ता ही जा रहा है। और जीएसटी का बढ़ना ये दर्शाता है कि देश तरक्की कर रहा है। लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं तो जीएसटी आ रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है तो जीएसटी आ रहा है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो जीएसटी आ रहा है। तो जीएसटी जो बढ़ रहा है ये एक बहुत अच्छा साइन है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की तरफ से जारी दिशा निर्देश के बाद अब 1 नवंबर से फरीदाबाद में भी 10 व 15 साल पुराने डीजल तथा पेट्रोल के वाहन बैन होंगे और इन वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके बाद भी अपनी मियाद पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर दिखे तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। फरीदाबाद में आरटीओ ने ऐसे लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है जो 1 नवंबर से सड़कों पर नहीं दिखेंगे। परिवहन अधिकारी मनीष सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि कल आए आदेशों पर जिला उपायुक्त ने विशेष बैठक करके सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम कार्यालय से वाहनों का डाटा इकट्ठा किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। इनमें आरटीए विभाग की भी 2 और बल्लभगढ़ तथा फरीदाबाद एसडीएम कार्यालय की भी 4 गाड़ियां शामिल हैं। इन वाहनों पर विभाग 1 नवंबर के बाद सख्त कार्यवाही करेगा। और सोनीपत, तो इन 3 जिलों को भी जो है गाइडलाइन जारी की है कि 1 नवंबर से जैसे दिल्ली में किया गया वैसे यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल, जो डीजल जिनको 10 साल और पेट्रोल जिनको 15 साल, जिनकी अभी पूरी होगी तो उनके जो कंप्लीट बैन जो है लगाने के लिए पेट्रोल पंपों को जो है वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए जो है हमें गाइडलाइन दी गई है। तो उसके ही फलस्वरूप जो है मीटिंग की गई डीसी साहब की अध्यक्षता में। तो उसमें एक सीरीज हमने जारी की है जिनको 1 नवंबर में, चाहे वो आरटीए अथॉरिटी हो, एसडीएम फरीदाबाद हो, एसडीएम बल्लभगढ़ हो, तो इन तीनों अथॉरिटी की जिन जिन गाड़ियों पेट्रोल और डीजल को टाइम हो जाएगा तो सीरीज जारी की गई है ताकि लोगों को ये भी पता लग जाए, लोग अवेयर भी इसमें हो कि अब जल्द से जल्दी इसके अंदर जो है अपने एनएससी वाले नॉन एंकर एरिया के अंदर या स्क्रैप करवा दें, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी 3-4 महीने इसके लिए अभी भी है। और उसके साथ साथ जो है टीम की बनाई गई है कि जो अभी फिलहाल जिनको टाइम हो चुका है तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं जो है, तो ताकि जो पोल्यूशन कम करने के लिए जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो तरफ से गाइडलाइन थी उसको जो है। कुरुक्षेत्र के लाडवा फल केंद्र पर आज 7वें फल उत्सव की शुरुआत हुई। बागवानी विभाग द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय फल उत्सव 8 जुलाई तक चलेगा। इस फल उत्सव को आम सहित अन्य फलों पर केंद्रित किया गया है, जहां आम की कई किस्में देखने को मिलेंगी। बागवानी विभाग के उप निदेशक और केंद्र प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इसमें तीनों दिन अलग अलग फलों की प्रदर्शनी आयोजित होगी। आज फल उत्सव में आम की प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। इस फल उत्सव में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है और रंगोली, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। फल मेले के समापन अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। माध्यम है, नई चीजें आई हैं, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमारे यहाँ मेले का मेन आकर्षण रहेगा। और बच्चों के साथ का भी इसके साथ जो है इनकी एक्टिविटीज, उनका रंगोली प्रोग्राम, उनका डांस कंपटीशन, मैंगो ईटिंग कंपटीशन और लगभग 150 से 200 वैरायटियल जो मैंगो की यहाँ जो है डिस्प्ले के रूप में दिखाई जाएंगी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि
आम जनता के साथ किसान का जो है संवाद रहे और किसान अपनी इनकम आम जनता तक अपने प्रोडक्ट लेकर के इनकम में अपनी में इजाफा करे और आम कंज्यूमर को इस जो है किसान का प्रोडक्ट सही दामों में सही प्रोडक्ट सही दिशा में चला जाए, यही इस मेले का इस बार का उद्देश्य है। फलोत्सव में आए किसानों ने कहा कि यहाँ फलों की किस्मों को देखने के साथ ही उन्हें बागवानी विषय पर भी काफी जानकारी हासिल हुई है। ऐसे फल मेले हमारे लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होते हैं। काम करता हूँ, हमारे अमरूद के बाग भी हैं, आम के भी हैं और हमने ये वैरायटी लगा रखी है। ये हमारी बनाना मैंगो वैरायटी है जो थाईलैंड की सिम है और ये हमारी पूसा गया है स्वर्ण रेखा के नाम से। और ये बुरने किंग मैंगो है, इसका साइज 4 किलो तक पहुंच जाता है। अभी इसका टाइम रह रहा है पकने के लिए, ये कम से कम 1 महीना और लेगा तब इसकी पकाई होगी। और ये मेले में सबसे बड़ा आम है देखने के लिए। मेले में हम हर साल आते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब हमारे शिवेंदु प्रताप सिंह बहुत मदद करते हैं किसानों की। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला में हर विद्यार्थी एक विदेशी भाषा सीखेगा। छात्रों को अपने मुख्य विषय के साथ यह अतिरिक्त 2 क्रेडिट का कोर्स करना होगा। विद्यार्थियों के पास फिलहाल जर्मन, जापानी और कोरियन भाषा सीखने के विकल्प होंगे। भविष्य में दूसरी कई अन्य भाषाओं को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को हासिल करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को कोई न कोई विदेशी भाषा सीखने की यह अनिवार्यता उसे लीक से हटकर तैयार करेगी। सप्ताह में 2 पीरियड विदेशी भाषा के लिए रखे जाएंगे। इसके काफी सुखद परिणाम आएंगे। यह घोषणा करते हुए बताया गया कि देश विदेश में स्किल्ड मानवीय संसाधनों की जबरदस्त मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस समय पूरी दुनिया में कुशल लोगों की जरूरत है, लेकिन भाषाई बाधा के कारण भारत के युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे। उन्होंने बताया कि इसी सत्र से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इस समय जापानी और जर्मन में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाया जा रहा है। यह 12वीं के बाद 2 साल के प्रोग्राम होंगे। जापान सरकार ने विशेष तौर पर विश्वविद्यालय के लिए जापानी भाषा की एक शिक्षक यहां भेजी है। कोरियन संगठन से भी विश्वविद्यालय का MOU हो चुका है। इसी सत्र से कोरियन भाषा का प्रोग्राम भी शुरू होगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों को फ्रेंच व स्पेनिश जैसी कुछ भाषाओं के विकल्प भी प्रदान किए जा सकते हैं। देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए काम करें। तो मैं समझता हूं कि खासकर ऐसे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो ओल्ड पॉपुलेशन की वजह से जूझ रहे हैं, जैसे जापान है, जर्मनी है, और उनके पास यंग वर्कर्स, यंग काम करने वाले लोग कम हैं। तो यदि हम अपने बच्चों को पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रीट करें और हम उनको एक फॉरेन लैंग्वेज सिखा दें तो बच्चों को इमीडिएटली जो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी है वो कहीं ना कहीं देश में, प्रदेश में नहीं, कहीं भी उसको हो सकती है। तो हम बच्चे को ओवरऑल डेवलप करने के डायरेक्शन में हमने ये डिसीजन लिया कि जो भी बच्चे, जो स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेंगे, इंग्लिश तो उनको ऑलरेडी आती है, हिंदी आती है या कोई दूसरी लैंग्वेज आती है अपनी मदर लैंग्वेज, लेकिन उसके अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर सिखा के भेजें जिसके बेस पर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत और बढ़ जाए। जर्मन लैंग्वेज हमने शुरू की है, जैपनीज का हमारे पास टीचर है जो फुल टाइम यहाँ पर स्टे करते हैं यूनिवर्सिटी में, और ऐसे ही हम दूसरी लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज के साथ में हमने भी MOU साइन किया है। तो मेरी उम्मीद है कि हमारे सारे विद्यार्थी कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कोई प्रोग्राम भी लेके यहाँ से जाएं। हरियाणा की बेटी पूजा नेहला ने देहरादून में 30 मई से 2 जून तक आयोजित नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में ताइक्वांडो की 68 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। आज फतेहाबाद में अपने गांव नेहला लौटने पर उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पूजा नेहला ने ताइक्वांडो में अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। वह पहले भी 2 बार जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। उन्होंने पिछले वर्ष 65 किलोग्राम कैटेगरी में नेशनल स्कूल गेम्स में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा वह कई बार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। उस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा करना उनका सपना है। पूजा ने अपने कोच और माता पिता का तहे दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि वह 23-24 जुलाई को मलेशिया में होने वाले एशियाई जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी और वहां भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। जो अभी पिछले महीने थी इसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था, इसकी वजह से मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ। 2 साल में मुझे
सभी ने मेरा बहुत साथ दिया है। वह हर वक्त मेरा साथ देते हैं, हमें अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। पूजा के कोच राजपाल सिंह ने कहा, यह उनकी कई सालों की मेहनत का फल है जो लगातार रंग ला रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह आने वाले समय में और बड़ा मुकाम हासिल करेंगी और देश का नाम रोशन होगा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह नीति 2036 में होने वाले ओलंपिक में भारत को टॉप 5 देशों की सूची में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मार्शल आर्ट एकेडमी, तो इसमें मेरी जो एकेडमी की ट्रेनिंग थी टाइना, 2022 में उसने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद पूजा बिश्नोई, इसने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और इसके अलावा जो स्कूल गेम्स हैं उसमें भी अभी गिनती नहीं है कि कितने मेडल हैं बच्चों के। जो नेशनल स्कूल गेम होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्टेट लेवल पे, राज्य सतह पर, नेशनल सतह पर काफी मेडल हैं बच्चों के। पूजा के पिता रमेश कुमार ने गर्व के साथ कहा, पूजा कई सालों से मेहनत कर रही थी। मुझे पूरा भरोसा था कि वह जरूर कामयाब होगी। उसने न केवल हमारा बल्कि गांव, जिले और राज्य का गौरव बढ़ाया है। मैं अन्य बच्चों से भी अपील करता हूं कि वे बुरी चीजों से दूर रहें और खेलों की ओर बढ़े। खुशी मिली है जी इस मेडल से। 3 साल से मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा करी है। कोच साहब की मदद से ये इस लेवल पे पहुंची है जी। सारी अकेडमी के बच्चों को मैं ये कहूँगा जी, सारे इस लेवल पे अपने हाँ जी खुशी हाई देखते हुए बहुत बढ़िया करने की मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। लेबनान एशियन चैंपियनशिप थी कैडेट्स की वहाँ पर, और मेरे साथ में जितने भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ सभी मेरी तरह मेडल लेके आएँ। दीदी की तरह तैयारी करते हैं सभी बच्चे, तो वो भी मेडल लेके आएँ और बहुत खुशी की बात है हमारी अकेडमी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी देने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। यह राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेकर भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। दूरदर्शी रणनीति के साथ राष्ट्रीय खेल नीति भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी खेल राष्ट्र बनने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पथ पर लेकर जाएगी। इससे भारत के 2036 ओलंपिक में प्रबल दावेदारी मजबूत होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित आंतिल ने नई खेल नीति पर अपने विचार प्रकट करते हुए इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति से आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत पाएंगे। इसी प्रकार जमीनी स्तर पर भी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी और खेलों में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है। इससे खेलों में जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 सिर्फ एक दस्तावेज ही नहीं, हमारे आने वाले भविष्य की नींव है, जहां पर हर एक बच्चा, हर एक नागरिक खेलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानेगा। जहां स्टेडियम में जीत सिर्फ मेडल की ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय सामूहिक ऊर्जा की होगी। इस नीति के लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वहीं अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पूर्व हॉकी टीम की कप्तान प्रीतम सिवाच ने बताया कि यह खेल नीति आने वाले समय के लिए वरदान साबित होगी, जिससे देश का नाम रोशन होगा और जमीन स्तर पर सभी सुविधाएं मिल पाएंगी। यह राज्य के लिए एक आदर्श के रूप में काम करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि 2025 में जो स्पोर्ट्स नीति बनाई है ये बहुत ही अच्छी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बढ़िया। इससे हमारा देश का स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़ेगा। देश में 2036 में हम जो ओलंपिक की मेजबानी करने जाएंगे, इसमें भी हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। और आप देखना इस नीति से जो 2025 में जो नीति बनी है, इसमें हमारा जो खेल है वो विश्व गुरु स्पोर्ट्स बढ़ के आगे बढ़ेगा, जिससे हमारे देश में काफी मेडल आएंगे और जमीनी स्तर पर बहुत सपोर्ट मिलेगी और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको इंटरनली बहुत सपोर्ट मिलेगी। और जो आप देखते हो ग्रास रूट पे बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि टूट चुके थे, जिनको लगता था कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस नीति को पढ़ के वो बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे और जिससे हमारा देश काफी मेडल लेके आएगा। और
राज्य सरकार ने ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की यह कवायद ग्रुप डी के 7,500 पदों को भरने की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी के इन सभी पदों की नियुक्तियों की घोषणा की थी। इन पदों में से कुल 1,209 पद वंचित, अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। भर्ती पर मेडिकल के लिए पहुंचे युवाओं ने बताया कि 2023 में ग्रुप डी की परीक्षा दी थी, जिसमें उनका चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि नौकरी को पाने के लिए परीक्षा फॉर्म की 500 रुपए फीस भरी थी। इसके अलावा अन्य कोई भी पैसा नहीं लगा। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया कि जिसने मात्र 500 रुपए में उन्हें नौकरी दी है। राज्य में बिना पर्ची और बिना खर्ची के अभ्यर्थियों की नौकरी लगी है। पर हुआ ग्रुप डी का, तो उसमें सिलेक्शन हुआ अभी। तो हम जैसे हर हफ्ते पंचकुला जाते थे। अभी जिस दिन रिजल्ट आया उसके एक दिन भी पहले हम 15 बच्चे पंचकुला जाके आए थे। चेयरमैन सर से मिल के आए थे कि वो हमारा रिजल्ट निकाल ले। चेयरमैन सर ने भाई बहुत अच्छा काम किया है, हमारा निष्पक्ष रिजल्ट निकाला है और उनका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है। 5.5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में पेपर क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल लिस्ट में यार बाधा जाता था मैं। तो अब की बार मेरा फाइनल सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया। अब भी आगे तैयारी करेंगे। ये जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, इसमें आपको कुछ भी काम करना पड़ सकता है। लड़का मेरा विनीत कल्याण, देखो फर्क तो पड़ता ही है। काफी टाइम के बाद वेट कर रहे थे, तो अब ये भर्ती आई है, तो उसमें नंबर आया। पहले पॉइंटों का गेम सा चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, वही लिस्ट बार बार आ रही थी। अब आया नंबर, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर दूसरी फसल उगाने पर किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पलवल जिले में किसानों ने योजना के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार ने बताया कि खरीफ के मौसम के लिए आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों द्वारा पिछले वर्ष धान बोया गया था और अब वे किसान वैकल्पिक फसलें उगा रहे हैं या खेत को खाली छोड़ रहे हैं, वे किसान इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और फसल सत्यापन के बाद सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। साथ ही पिछले वर्ष के लाभार्थी किसान वही फसल लगाकर भी लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र में सरकार का 1 लाख एकड़ भूमि पर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को लगाकर फसल चक्र को बदलने का काम करें, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। को 8,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ मिलेगा। धान की जगह पर कोई और फसल अगर वे बिजाई करेंगे, जिसमें आप तिलहन भी बो सकते हैं, दलहन भी बो सकते हैं। अगर फॉरेस्ट्री के भी अगर आप इच्छुक हैं तो फॉरेस्ट्री के भी कुछ यूकेलिप्टस है या सफेद आय, उनकी बिजाई करके आप 8,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ ले सकते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है कि धान से सरकार का रुझान ये है कि धान की फसल को कम करके अन्य दूसरी तरफ किसान को विविधीकरण में जोड़ा जाए। मैंने इस बार धान की फसल को छोड़कर दलहनी फसल लगाई है। और पहले भी मैंने इसमें जो धान में जो पानी की बचत के लिए पहले जो स्कीम थी मेरा पानी मेरा विरासत, पहले भी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं और उसमें मुझे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ है। और इस बार भी मैं धान की जगह दूसरी फसल लगाऊंगा। मैंने अपनी फसल का पंजीकरण करवाया हुआ है, इसलिए कि मुझे इस फसल का 8,000 रुपए मिल सके। और कि जैसे कि मैं और जिस आदमी से कहना चाहता हूं कि धान न लगाए, कोई और जैसे कपास वपास की फसल लगा ले। भिवानी में एक पेड़ बेटी के नाम अभियान चलाया गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जिले भर के आंगनबाड़ियों केंद्रों पर पौधे रोपण किए जा रहे हैं। सीडीपीओ किरण देवी ने बताया कि बेटियों में नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक पेड़ बेटी के नाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हर आंगनबाड़ी केंद्र में इस प्रकार का कार्यक्रम जारी है। पर्यावरण संरक्षण और वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज की संस्था द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में बच्चों ने भी शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम लगाया। उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि बेटियों व माता के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार के अभियान से बेटी व नारी शक्ति का सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मार्गदर्शन में उनकी संस्था हर घर हरियाली थीम 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं तथा एक बेटी एक पेड़ मिशन के तहत 2025 पौधों का रोपण किया जा रहा है।
के सभी, ये बहुआ हमारी बहुआ अकेली नहीं है कि ये हमारे साथ में बहुत सारी बहन बेटियां हैं। ये सभी ने आज एक बेटी के नाम पौधा लगाया है ताकि भविष्य में आने वाले में हमें पेड़ की कोई वायु की कोई कमी ना हो। इसलिए हम सब ने, सारी महिलाओं ने साथ मिलकर के, हमने आंगनवाड़ी वर्कर भी साथ ही, हमारे बहुत सारी महिला आशा वर्कर, ज्योति सर, सब ने मिलकर के हमने एक पेड़ लगाया। सर हमने तो समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।